हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उन्हें कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लिंक से जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस एंड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी करी गई है और कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, बट सिंपली जो पूछा गया वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे पास हैं। तो ऑप्शन है आर्टिकल 124 टू 147, 114 टू 130, 152 टू 160 या फिर 124 से 151। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 124 टू 147। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हु अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन है हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर लॉ मिनिस्टर। तो जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज द करंट सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस बात पे ध्यान देंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करना है। तो ऑप्शन है आर्टिकल 31, 34, 30 या फिर 35। सैंक्शन स्ट्रेंथ 31, 34, 30 या 35। तो सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 34। कई जगह जो है 33+1 भी लिखा जाता है इसको, तो ऑप्शन दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पर्सन मस्ट हैव बीन अ जज of the High Court for at least how many years to be eligible for the appointment as the Supreme Court judge। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कम से कम कितने वर्षों तक होना चाहिए? तो ऑप्शन है हमारे पास 5 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 15 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5 ईयर्स। मिनिमम 5 ईयर्स जो है किसी भी हाई कोर्ट का जज उन्हें रहा होना चाहिए, या फिर 10 साल के लिए क्या रह सकते हैं, एडवोकेट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच jurisdiction allow the Supreme Court to settle dispute between union and states। कौन सा क्षेत्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सुलझाने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन है एपेलेट jurisdiction, एडवाइजरी jurisdiction, ऑप्शन सी ओरिजिनल jurisdiction या फिर डी रेट jurisdiction। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मूल क्षेत्राधिकार या फिर ओरिजिनल jurisdiction। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीक एन ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है? तो ऑप्शन है आर्टिकल 131, 143, 129 या फिर 136। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 143। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जो है ध्यान में रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज के लिए रिटायरमेंट एज क्या होती है? 60, 62, 65 या फिर 70। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 65 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, द क्यूरेटिव पिटीशन इन द इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन विच केस। भारत में क्यूरेटिव याचिका की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रस्तुत की थी? सबसे पहले क्यूरेटिव पिटीशन समझ लेते हैं क्या होता है। कि अगर मान लो कोई भी डिसीजन आता है, ठीक है, तो उसके बाद मान लो जो हमारे पास पार्टीज हैं वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर देंगे कि हमें जो है डिसीजन से प्रॉब्लम है, हम सेटिस्फाइड नहीं है। अगर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, खारिज कर देता है, मतलब कि उसे एड्रेस नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो रिव्यू पिटीशन जो है वो क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। बट इसके बाद भी हमारे पास एक लास्ट रिजॉर्ट बचता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन। कि दोबारा से हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है डिसीजन को दोबारा से क्या करें, रीचेक करें, या फिर अपना जो डिसीजन है उसको दोबारा से चेक करें। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन बोलते हैं। बोल रहा है कि कौन सी केस से जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, केशवानंद भारती, रूपा अशोक हुरा, गोलकनाथ केस या फिर विशाखा केस। तो जो सही उत्तर है वो है रूपा अशोक हुरा केस। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट वुमन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुजाता मनोहर, रूमा पाल, एम फातिमा बीवी या फिर इंदु मल्होत्रा। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एम फातिमा बीवी। क्वेश्चन नंबर 10, द सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दिस इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है जैसे हमारे पास हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट और उसके नीचे हाई कोर्ट और उससे नीचे जो है हमारे पास सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होंगे या डायरेक्शन होंगे वो क्या माने जाएंगे, एक तरह से रिकॉर्ड माने जाएंगे। और
जो हाई कोर्ट है और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो क्या है, उन्हें क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, वो अपनी तरफ से उन पे कोई भी एडिशन या चेंजेस नहीं कर सकते, उनको उसी को मानना पड़ेगा एज अ रिकॉर्ड। ठीक है, इसी तरह हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है किन के लिए, सुबॉर्डिनेट जज, सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, 124, 129, 131 या फिर 141। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है, आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताता है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये आर्टिकल के बारे में बड़ी बार पूछा जाता है, तो इसे जो है ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच पावर अलाउ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लीगल अमेंडमेंट्स। कोई भी कानून बनाए जाते हैं, उनकी संवैधानिकता जांच करने की अनुमति किसके अंदर दी गई है, एडवाइजरी रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, एग्जीक्यूटिव रिव्यू या फिर एपलेट रिव्यू। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। ये हमने कहाँ से बोरो किया है, यूएसए से बोरो किया है। ये भी क्वेश्चन बड़ी बार पूछते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, द concept ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज originated by which justice। जनहित याचिका की अवधारणा किस न्यायाधीश द्वारा विकसित की गई थी, एच एल दत्तू, पी एन भगवती, रंजन गोगोई या फिर एन वी रमन्ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, जस्टिस पी एन भगवती। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील या फिर इसे स्पेशल लीव टू पिटीशन भी बोलते हैं। तो कौन से आर्टिकल में ये पावर एम्पावरमेंट की गई है, तो ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 132, 136, 139 या फिर 142। तो जो सही उत्तर है वो क्या है, आर्टिकल नंबर 136, ऑप्शन नंबर बी। अब स्पेशली पिटीशन होता क्या है कि अगर किसी भी कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजन से एग्री नहीं करते हैं तो आप हायर कोर्ट में क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जो है अपील कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, टू whom डज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एड्रेस देयर रेजिग्नेशन। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, ऑप्शन है सीजेआई, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर लोकसभा स्पीकर। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज आर चार्ज्ड अपॉन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा भत्ते किस पर भारित होते हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो सैलरीज एंड अलाउंस है सुप्रीम कोर्ट जजेस की स्पेशली, वो कहाँ से निकाली जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच लैंडमार्क केस एस्टैब्लिश बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन दिया गया था, मिनर्वा मिल केस, केशवानंद भारती केस, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण या मेनका गांधी केस। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती केस। Question number 17. Under Article 32, how many writ can Supreme Court issue for the enforcement of the fundamental rights? कितनी तरह की रिट्स होती हैं, सिंपली ये पूछ रहा है, 4, 5, 6 या 3। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 5। क्वेश्चन नंबर 18, द कोलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन्वॉल्व थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओरिजिनली कोलेजियम सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया था, अभी भी नहीं है, ठीक है, बट ये धीरे धीरे अवॉल्व हुआ है। तो ये पूछ रहा है किस के थ्रू अवॉल्व हुआ, ये चीज विकसित हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 3 जजेस केस, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर या फिर लॉ कमीशन रिकमेंडेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3 जजेस केस। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी इंटरप्रिटेशन करनी है तो मिनिमम कितने जजेस जो है चाहिए बेंच में। तो ऑप्शन है 3, 5, 7 या फिर 9। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 5। क्वेश्चन नंबर 20, विच आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट। आर्टिकल 141 क्या बताता है हमें, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिट इशू रिट्स। सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स, सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है, ये बताता है। लॉ डिक्लेयर्ड बाय एससी इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। एस द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स। द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। तो आर्टिकल 141 क्या बोलता है, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स। अब हाई कोर्ट के क्वेश्चन आ गए हमारे पास। तो हाई कोर्ट से रिलेटेड हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, आर्टिकल नंबर 124 से लेके 131 तक। ठीक है, ये हमारे पास हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। ठीक है, ये बात बोली गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। बट विच अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। बोल रहा है कि पहले तो हर एक
स्टेट के लिए अपना हाई कोर्ट होना चाहिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। बट कौन से अमेंडमेंट से ये एम्पावर किया गया पार्लियामेंट के द्वारा कि 2 से ज़्यादा स्टेट्स को भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। तो ऑप्शन है 7th अमेंडमेंट, 42, 24 या फिर 44। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। क्वेश्चन नंबर 23, हु अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत बार हम स्टेट के केस में गवर्नर कर देते हैं, बट जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। व्हाइल अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, द प्रेसिडेंट कंसल्ट, प्रेसिडेंट किससे पूछते हैं, किससे सलाह लेते हैं या परामर्श करते हैं अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करना है? तो ऑप्शन है गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड सीजीआई, चीफ मिनिस्टर एंड सीजीआई, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर ओनली सीजीआई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस? सुप्रीम कोर्ट जजेस की हमने कर ली है, 65 है। तो हाई कोर्ट जजेस की कितनी है, 60, 62, 65 या फिर 70? तो जो सही उत्तर है वो है 62। Question number 26. A person is eligible to be a High Court judge if they held a judicial office in India for at least, हाई कोर्ट जज बनने के लिए कम से कम कितने समय के लिए कोई ना कोई न्यायिक पद जो है उसके पे काम किया होना चाहिए? तो हमारे पास ऑप्शन है 5 साल, 7 साल, 10 साल या फिर 15 साल। तो जो सही उत्तर है वो क्या है, 10 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर विच आर्टिकल डज द हाई कोर्ट हैव पावर टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर अदर पर्पसेस? देखिए, दो हाई कोर्ट की रिट पावर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के केस में भी इशू कर सकता है और अदर पर्पसेस से भी इशू कर सकता है। बोल रहा है किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 32, ये तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, आर्टिकल 126, 226 या फिर 227। तो जो सही उत्तर है वो है आर्टिकल नंबर 226। क्वेश्चन नंबर 28, द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट्स ओवर ऑल कोर्ट विद इन इट्स jurisdiction इज गिवन टू द हाई कोर्ट बाय, अपने के क्षेत्राधिकार में सभी न्यायालयों का अधीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जितने भी कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं और हाई कोर्ट्स के नीचे क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये बोल रहा है कि ये जो पावर है किस आर्टिकल में दे रखी है, 225, 227, 228 या 229? तो ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा सही उत्तर है वो है आर्टिकल नंबर 227, ऑप्शन नंबर बी। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द हाई कोर्ट जज? तो हाई कोर्ट जजेस को ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, ये पूछ रहा है। प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? तो जो सही उत्तर है वो क्या है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 30, टू whom डज द हाई कोर्ट जज एड्रेस देयर रेजिग्नेशन? हाई कोर्ट के जज जो है किसे अपना रेजिग्नेशन देंगे? जब वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं तो रेजिग्नेशन भी कौन देंगे, किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। द सैलरीज एंड द अलाउंस ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज्ड ऑन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते किस पर भारित होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें एक ट्विस्ट भी है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, पब्लिक अकाउंट या कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट? तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ध्यान रखेंगे, जो हाई कोर्ट के जजेस की वेतन और भत्ते हैं वो कहाँ से आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आते हैं। द पेंशन ऑफ द हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज्ड ऑन, जो पेंशन होती है हाई कोर्ट जजेस की वो कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया? तो ध्यान रखेंगे, जो पेंशन है वो कहाँ से निकाली जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, विच हाई कोर्ट हैज द लार्जेस्ट jurisdiction in terms of number of states and duties covered? किस हाई कोर्ट का एरिया, जो jurisdiction एरिया है वो ज्यादा है, ये पूछ रहा है। कलकत्ता, बॉम्बे, गुवाहाटी या फिर मद्रास? तो जो सही उत्तर है वो क्या है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 34, द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इज, सबसे पुराना हाई कोर्ट बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, कलकत्ता जो है सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच आर्टिकल डील विद द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड स्टेटस ऑफ हाई कोर्ट? जैसे हमने पहले सुप्रीम कोर्ट का किया, सुप्रीम कोर्ट का किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 129 में दे रखा है कि एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड काम करेगा। इसी तरह पूछ रहा है कि अगर हाई कोर्ट के बारे में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाली स्टेटमेंट जो है कहाँ दे रखी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आर्टिकल नंबर 215। क्वेश्चन नंबर 36, हु कैन ट्रांसफर हाई कोर्ट जज फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर? हाई कोर्ट जज को एक जगह से दूसरी जगह कौन ट्रांसफर कर सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग सीजीआई, गवर्नर या लॉ मिनिस्टर? तो जो सही उत्तर है वो क्या है, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 37, विच हाई कोर्ट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैंक्शन जजेस इन द इंडिया? सबसे ज्यादा
सैंक्शन जजेस की कौन से हाई कोर्ट में है? दिल्ली, इलाहाबाद, पटना या फिर बॉम्बे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इलाहाबाद। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। The power of High Court to withdraw a case from subordinate court if involves the substantial question of the law is under। कई बार क्या होता है, यदि किसी मामले में विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जो उनके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं से मामला वापस लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो हमारे पास ऑप्शन है 226, 227, 228 या फिर 230। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी 228। 228 के तहत एक हाई कोर्ट अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट से जो कोई केस है वो वापस ले सकता है, विड्रॉ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, हु अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जजेस इन द स्टेट? प्रेसिडेंट, गवर्नर विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो सही उत्तर है वो क्या है? गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द न्यूएस्ट हाई कोर्ट 25th हाई कोर्ट एस्टैब्लिश इन द इंडिया? सबसे रीसेंट जो हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया है वो कौन सा है? तो ऑप्शन में हमारे पास जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है या फिर अमरावती 2019 में एस्टैब्लिश किया गया है, ये मोस्ट रीसेंट या न्यूएस्ट हमारे पास हाई कोर्ट है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 41, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? किस प्रिंसिपल के बेस ऊपर बेस्ड है हमारे पास न्यायिक समीक्षा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ ऑफ रूल या फिर प्रेसिडेंट एंड कन्वेंशंस। तो जो सही उत्तर है वो क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 42, which article of the constitution is considered mother of the judicial review as it declares any law inconsistent with the fundamental right as the void? पूरा कौन सा आर्टिकल है जो कि मदर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, जहां से जुडिशियल रिव्यू को एक्चुअल में स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। और उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है तो उसे क्या डिक्लेयर किया जा सकता है? नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो आर्टिकल 14, 32, 13 या फिर 226। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आर्टिकल नंबर 13। इन विच लैंडमार्क केस सुप्रीम कोर्ट रूल दैट जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तो हमारे पास केशवानंदा भारती केस में बोला गया था, बट बोल रहा है कि जुडिशियल रिव्यू को किस केस में ये बताया गया कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और उसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल केस, केशवानंदा भारती केस या फिर विशाखा केस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मिनर्वा मिल्स केस। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज नैरोअर देन द यूएसए। हमने जो जुडिशियल रिव्यू है वो बोरो कहाँ से किया है? यूएसए से किया है, बिकॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो। बट हमारा जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का वो नैरो है एज कम्पेयर टू यूएसए। तो किस कारण से? जुडिशियल सुप्रीमेसी है यहाँ पे? नहीं, जुडिशियल सुप्रीमेसी तो नहीं है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ या एब्सोल्यूट फेडरलिज्म। तो जो इसका सही उत्तर है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चैलेंज्ड अंडर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू? किसे चैलेंज किया जा सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, स्टैट्यूटरी एनेक्टमेंट बाय द पार्लियामेंट, बाय लॉज, रूल्स या रेगुलेशंस या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे जो हैं जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू में कवर्ड है, ठीक है। इन सब पे जो है न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ऑप्शन आपका डी जो है सही उत्तर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो कवर करने की कोशिश की है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।